तो हेलो मेरे भाई, वेलकम बैक टू खत्री सर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कई दिनों बाद मिल रहे हैं, मुझे पता है। लेकिन कुछ चीज़ें थी जिसमें उलझे हुए थे। आज करने वाले हैं फाइंड आउट द एरर। एरर ढूंढने वाले हैं बड़े ही तरीके से। हर एक क्वेश्चन के ऊपर काम करेंगे। पॉइंट अपन को ये ध्यान रखना है कि पूरा एंड तक वॉच करना है। वॉच करोगे तो यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हेयर। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और सबसे बढ़िया बात ये रहेगी कि बीच में जो चीजें डिस्कस होती हैं आप लोग उसे मिस नहीं करने वाले हो। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। तो मूव अहेड करेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रथा है, हर बार बोलता हूं मैं आप लोगों को कि कुछ भी नया शुरू करें उससे पहले बोलते हैं श्री वृंदावन धाम की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। चलो अब करेंगे, अब मजा आएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन करेंगे और 10 में से 10 को पूरा पूरा ध्यान से अपन को पढ़ना है, ताकि आपके एग्जाम में भी 10 में से 10 नंबर आए। नंबर नहीं कटने चाहिए। मेरा एक ही मोटिव है, मैं हर बार बोलता हूं कि जब बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं, उनको आता है, उनके नॉलेज में होता है, दे नो एवरीथिंग, उनको सब पता रहता है, फिर भी ना जल्दबाजी में पढ़ना है, जल्दी 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 करते ना काम खुद का बिगाड़ लेते हैं। ऐसा काम नहीं करना है मेरे दोस्त, मेरे भाई। और अपन को पूरी मेहनत अपने हाथ में जो है, दैट इज हार्ड वर्क, दैट इज हार्ड वर्क। मेहनत अपने हाथ में, ठीक है। तो चारों जब भी आपके पास में एरर आए ना एग्जाम के अंदर, कि आपको एरर फाइंड आउट करनी है, ये क्वेश्चंस हम लोगों ने सीजीएल से उठाए हैं। पर मैं आपको ये बता रहा था कि सीजीएल से तो उठाए हैं, लेकिन हर एक एग्जाम में काम आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपके पास में एरर फाइंड आउट करनी है, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। आपको एक चीज समझनी है कि पहले मैं सारे के सारे पार्ट्स को बड़ा ही ध्यान से रीड करूंगा, फिर मैं किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचूंगा। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष पे बाद में पहुंचूंगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है मेरे साथी। चलो, तो ध्यान से चारों पार्ट्स पढ़ने हैं और अपना अपना स्कोर, अपना अपना स्कोर शेयर करना मेरे साथ में कमेंट करके, ताकि मुझे लगे कि आप लोग साथ में बने हुए हो भाई, है। तो अपना अपना स्कोर भी शेयर करना है और ध्यान से अपन रीड करेंगे। हर एक चीज को बड़ा ही आराम से, बड़ा ही प्यार से रीड करो, ताकि अपन एक नेक्स्ट टाइम जब भी एग्जाम में बैठो, आपके सामने कोई चीज आए तो अपन को पहले ही पता रहे। चलो, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं। पहले आप अपने मन में बिठाना कहाँ एरर है, कमेंट करना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो पहला पार्ट क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या बोलता है, टू बॉर्डर गार्ड्स, दो बॉर्डर गार्ड्स। तो मतलब ये, अगर मैं बात कर रहा हूं तो प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास में, एक बात पता चली। और एरर फाइंड आउट करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब को देख लिया करो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब अलाइन हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे यहां लिखा हुआ है टू बॉर्डर गार्ड्स, ये बोल रहा है दो बॉर्डर्स के गार्ड, दो बॉर्डर गार्ड्स हैं, यानी बॉर्डर पे जो गार्ड्स खड़े हैं वो। पेट्रोलिंग, बी पार्ट क्या बोलता है, पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग का मतलब होता है रक्षा करते हुए उसकी, ठीक है। द नियर बाय फ्रंटियर, फ्रंटियर होता है बाउंड्री, विद जॉर्जिया। बोल रहे हैं जॉर्जिया के साथ में जो बाउंड्री है ना, विद क्यों आया, क्योंकि आप ये समझो कि एक यहाँ पे बाउंड्री पहले बात कर रहा है, फ्रंटियर, फ्रंटियर है किसी चीज को, किसी की बाउंड्री है, और दूसरी बाउंड्री है जॉर्जिया की। तो यानी दो बाउंड्रियों की बात कर रहा है, इसलिए विद लगा रहा है, साथ में है उसके, ठीक है। तो पहले ए पार्ट में है टू बॉर्डर गार्ड्स, फिर बी बोल रहा है पेट्रोलिंग द नियर बाय फ्रंटियर विद जॉर्जिया, और सी में बोल रहा है हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड मिसिंग फ्रॉम फ्राइडे नाइट। बोल रहे कि फ्राइडे नाइट से वो लोग मिसिंग है, ऐसी रिपोर्ट की गई है। और डी बोल रहा है नो एरर। तो जहां तक आपको पता है कि ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, ये बात क्लियर है कि ये प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आनी चाहिए। तो अगर मैं हेल्पिंग वर्ब देखता हूं तो इस वाले पार्ट में, कोई भी बी वाले पार्ट में कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब मुझे नहीं लिखी हुई मेरे भाई। और सी वाले जब मैं पार्ट की बात करता हूं, आई कैन क्लियरली सी कि यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, दैट इज हैव। अब मैं हैव की बात करता हूं तो मेरे पास में यहाँ पे टू लिखा हुआ है, टू बहुवचन है, मुझे पता लग गया, और हैव प्लूरल है। तो इसका मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट दोनों का अलाइनमेंट बिल्कुल सही है। और इस वाले पार्ट में मैंने आपको बताया फ्रंटियर विद
जॉर्जिया क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये विद इसलिए आता है कि मान लो कि मैं बोलता हूँ कि मेरे साथ में कोई गया, है ना? विद आएगा। तो विद आता है जब मैं दोनों की एक साथ में बात करता हूँ। तो ये बॉर्डर है किसके साथ में है? जॉर्जिया के साथ में है, जिसको वो पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो ये भी सही है। अब देखना ये रहेगा हमारे पास में कि कौन से पार्ट में एरर है फिर। तो थोड़ा-सा ध्यान देंगे अपन। सब्जेक्ट भी सही है, हेल्पिंग वर्ब भी सही है, ये वाला पार्ट भी मेरे पास में सही है। तो मैं या तो नो एरर पे जाऊँ या फिर सी वाले पार्ट में कहीं न कहीं पूरा पढूँ, क्योंकि आपको ये भी एग्ज़ाम में ध्यान रखना है मेरे भाई, जो पार्ट लेंथी है ना, उसमें ग्रामर के 2-3 रूल्स छिपे होते हैं। उस बात को पूरा ध्यान से पढ़ लेना। अगर उस पे कॉन्संट्रेट कर लिया ना, आपका 90% काम हो जाता है, और 90% काम हो गया मतलब अपन सॉल्यूशन तक पहुँच गए मेरे भाई। चलो ध्यान देखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? देखो, हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड। तो हैव आ रहा है, ठीक है, समझता हूं मैं, हैव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम फ्राइडे नाइट। फ्रॉम फ्राइडे नाइट, बड़ा ही ध्यान रखना। हम लोगों ने पहले कई बार बात की, आप लोग जाके टेंस पढ़ना, टेंस में हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया। और आपके लिए मेरे दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, समझना कि सिंस कहां पर और फोर कहां पर। पहली बात तो ये, जिस जिस दोस्त ने मेरे सोचा है किस पार्ट में एरर है, वो फटाफट कमेंट करो, ताकि मुझे पता लगे कि आपने उस पार्ट को पकड़ लिया था मेरे भाई, कि किस पार्ट में एरर थी। तो एरर इस वाले पार्ट में है। एरर किस चीज की है? एरर है हमारे पास में एडवर्ब की। जैसे यहां लिखा हुआ है सिंस और फोर। सिंस और फोर दोनों टाइम बताने वाली एडवर्ब है। पहले पढ़ा, आपने जब टेंसेस पढ़े हों, देखे हों, मैंने एक ना चंक सेशंस भी बनाए हुए हैं, छोटे-छोटे सेशंस बनाए हुए हैं। दोज़ आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी बहुत खास सेशंस हैं, उनको भी मिस मत करना मेरे दोस्त। तो यहां जब मैं बात करता हूं ना सिंस या फॉर की, सिंस आता है फिक्स, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या आता है? सिंस आता है। जैसे मैंने बोला फ्रॉम फ्राइडे नाइट। अब फ्राइडे नाइट क्या है? फिक्स है ना, टाइम है। तो फ्रॉम नहीं आएगा, वहां पे हमें लगाना पड़ेगा मेरे दोस्त सिंस फ्राइडे नाइट। क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? सिंस फ्राइडे नाइट। इस बात को अपन को नोट करना है, यहां आएगा सिंस फ्राइडे नाइट। ठीक है जी। किसी को कोई डाउट रहे तो कमेंट करके पूछ लेना। और फोर कहां आता है? फोर आता है जब अपन ये बताते हैं जो टाइम है वो है पीरियड ऑफ टाइम। अवधि की मैं बात करता हूं, पीरियड ऑफ टाइम की मैं बात करता हूं। मैं बात करता हूं किसकी? लेंथ ऑफ टाइम की। समय की लेंथ की मैं बात करता हूं। जैसे मैं बोल देता हूं ना कि अ, आप में से काफी सारे बच्चे, आप ऐसे बोलोगे कि मैं पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा हूं, पिछले 2 साल से। अब पिछले 2 साल क्या है? एक पीरियड ऑफ टाइम है, एक लेंथ ऑफ टाइम है, समय की अवधि है, फिक्स समय नहीं है। तो मैं यहां मेरे दोस्त बोलूंगा फॉर 2 ईयर्स। क्या बोलूंगा? फॉर 2 ईयर्स, क्योंकि फिक्स नहीं है ना कौन से 2 साल। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि है ना, इस साल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं 2022 से पढ़ रहा हूं। तो क्या क्या आएगा यहां पे? सिंस, सिंस 2022। तो आपको इस प्रकार से मेरे दोस्त, आप लोगों को ना आइडिया इस प्रकार से होना चाहिए, और क्लैरिटी, हर एक चीज में क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, तभी हमारा काम बनने वाला है। ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे अब। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन करना। एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ो। ठीक है, एक बार ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, पूरा फोकस करना है। पहला पार्ट क्या बोल रहा है? देखो शुरू किससे हो रहा है? एंड इट। अब मान लो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं ना, ये वैसे दिमाग खराब कर देते हैं। दिमाग मेरे दोस्त ऐसे खराब करते हैं, भाई शुरू हो रहा है एंड इट से, अब क्या माने कि ये किसी का पार्ट है बचा हुआ या क्या है? इसका आइडिया लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। अब लिखा हुआ है एंड इट, और बी वाला पार्ट देखो, जस्ट रिसेंटली अवॉर्डेड। अपन मान लेते हैं कि ये किसी सेंटेंस का कोई पार्ट होगा, लेकिन अपने पास सब्जेक्ट आ रहा है इट। अब इट सभी को पता है कि, अगर नहीं पता है तब भी समझ लो,
इट हमारे पास में आता है नॉन लिविंग थिंग के लिए। और एक बात ध्यान में रखना, कभी छोटा बच्चे की अगर बात हो ना, तब भी हमारे पास में इट प्रोनाउन का हम लोग यूज कर सकते हैं। और प्रोनाउन हमें पता है कि प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज होते हैं। प्रोनाउन जो है वो नाउन के प्लेस पर आने वाले वर्ड्स हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो जिन बच्चों ने नाउन और प्रोनाउन नहीं पढ़ी है, दो बड़े ही प्यारे सेशन बना के छोड़े हुए हैं। प्रोनाउन का भी चेक करना, और नाउन का तो अल्टीमेट सेशन है, मिस मत करना। जो मिस करेगा ना, वो एग्जाम में बहुत कुछ मिस करने वाला है, मुझे इतना आइडिया है इस चीज का। मैं इस दावे से ये बात आपको बोल सकता हूँ, ठीक है। चलो भाई, अब आगे देखो। मैंने बोला कि हर एक पार्ट को बड़ा ही ध्यान से पढ़ना है। इट हमारे पास में आ रहा है जस्ट रिसेंटली अवॉर्डेड। रिसेंटली मतलब अभी अभी हाल ही में अवार्ड मिला है। सी देखते हैं, $1 million कॉन्ट्रैक्ट। $1 million कॉन्ट्रैक्ट का दैट रीक्स ऑफ करप्शन। देखो रीक्स क्या होता है, रीक्स होता है खुले आम दिखाना, खुले आम प्रदर्शित करना। तो ये बोल रहा कि $1 million कॉन्ट्रैक्ट किसी को रिवॉर्ड किया गया है, जो साफ तौर पर दिखा रहा है करप्शन को या भ्रष्टाचार को। जैसे आप देखते हो ना फिल्म्स वगैरह के अंदर क्या होता है ना, बोलते हैं ना कि अवार्ड शोज फिक्स होते हैं, जो इनाम वगैरह मिलते हैं। बोलते हैं ना, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम ऑन स्टेज द एक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू, ऐसे बोलते हैं अगर आपने सुना हो तो। फिर वो दो तीन बोलते हैं कि भाई ये तो फिक्स था, है ये शो फिक्स था। ऐसा इस प्रकार से हमारे पास में आता है। तो मेरे दोस्त, बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बड़ी ही खास बात अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी जब आप इस लेवल के सेंटेंसेस को पढ़ो। पहला पहला जो काम है, आप सब्जेक्ट के साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बारे में ध्यान रखो। क्या ध्यान रखना पड़ेगा मेरे दोस्त? हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बारे में सबसे पहले, सबसे प्राइमरी जो आपका टास्क है, प्राइमरी जो मेरे भाई तुम्हारा काम है, वो क्या करना है कि सब्जेक्ट ऑब और वर्ब का एग्रीमेंट का पता कर। मैं बोलता हूं कि जिस बच्चे ने ये दिमाग में बिठा लिया ना कि मैं एरर ढूंढते समय सबसे पहला काम करूंगा कि सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल है या नहीं है, मैं बोलता हूं उसका एरर वाला क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। क्योंकि पता लग गया ना कि ये सब्जेक्ट है, इसके लिए ये वर्ब आ रही है, ये दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब इतना आइडेंटिफिकेशन करने लग जाओगे, आपको कहीं तकलीफ नहीं आने वाली मेरे दोस्त। चलो देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो इट हमारे पास में आ गया। इट के लिए हमारे पास में अब ढूंढना है वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। देखो ध्यान से देखो, क्या कहीं पर भी इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है? कहीं देखो, पूरा ध्यान से पढ़ो। हेल्पिंग वर्ब दी नहीं हुई, ठीक है। क्या यहाँ पे कोई वर्ब दी हुई है? वर्ब ध्यान से ढूंढो, ढूंढो भाई वर्ब, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि वर्ब कौन सी है, इसके अंदर वर्ब कौन सी है, ये कमेंट करके बताओ। और पहले बताना, बाद में नहीं। बाद में बताओगे तो मजा नहीं आएगा, दोबारा पढ़ लो। लेकिन ये कमेंट करके बताना मुझे कि इसके अंदर वर्ब है कौन सी। देखो, एंड इट जस्ट रिसेंटली अवॉर्डेड, आपको समझना है वर्ब हमारे पास में क्या है, अवॉर्डेड है। अवॉर्डेड मतलब पुरस्कार दिया गया, अवार्ड, अवॉर्डेड, इस प्रकार से वर्ब बनती है। अब यहां तो ये सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है, या फिर थर्ड फॉर्म होगी। बहुत 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 ज्यादा खास बात यह है कि जैसे मैंने बोला कि टेंस का अगर आप पूरा सेशन जाके चेक कर लोगे, जो कौन सा सेशन, सिर्फ टेंस पढ़ने वाला नहीं, उसमें तो मैंने सिर्फ पैटर्न बताया कि ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ सेट करो, ये वर्ब यहाँ सेट होगी, कहानी के थ्रू कि एक के चार बच्चे थे टेंस के, और फिर ऐसे ऐसे फलाना फलाना करके इसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ आएगी, इसकी वर्ब यहाँ आएगी, ऐसे कहानी करके बनाया। वो तो टेंस बेसिक जिसको पढ़ने जाके पढ़ लेना। लेकिन टेंस का एक Q&A सेशन किया है, क्वेश्चन आंसर का सेशन किया हुआ है, वो मिस मत करना एग्जाम से पहले। बोल रहा हूं, एक पूरे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, एग्जाम से पहले एक बार उस सेशन को पूरा गो थ्रू करना। जिसने गो थ्रू कर लिया ना, आई एम टेलिंग यू कि इन योर एग्जामिनेशन यू विल स्कोर 100% मार्क्स। आपके 100% नंबर आने वाले हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस में। होता क्या है, टेंस की अगर मैं बात करता हूं, तो मुझे दो बातें समझनी पड़ेंगी कि टेंस सिर्फ टाइम की बात नहीं करता है, टेंस सिर्फ समय की बात नहीं करता है, टेंस ऐसे वर्ड्स की भी बात करता है जो समय के बारे में इशारा करते हैं, इंडिकेट करते हैं। मान लो मैं बोलता हूं इंडिकेट कर रहे हैं,
अब जो समय के बारे में इंडिकेट करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं क्या? एडवर्ब्स। कुछ एडवर्ब्स होती हैं जो पर्टिकुलर टेंस के बारे में बताती है। अब मैं तुरंत लिखूंगा ना, आप तुरंत पहचान लोगे, हाँ यही तो है। जैसे मैं यहां लिखता हूं, मान लो एक प्रकार से यस्टरडे, आपके दिमाग में ना तुरंत क्लिक करेगा, हाँ भाई यस्टरडे जो है ना, ये बीते हुए कल की बात करता है। अगर मैं यहां लिख दूं ना यस्टरडे की जगह, क्या यहां मैं ऐसे लिख दूं एवरीडे, हाँ आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा और आप बोलोगे भाई एवरीडे क्या बात करता है? एवरीडे रोज की बात करता है। तो एवरीडे जो होता है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करता है। यस्टरडे जो है, ये पास्ट सिंपल टेंस की बात करता है। वैसे ही एक वर्ड यहां लिखा हुआ है रिसेंटली और जस्ट, ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर बड़ा ही ध्यान देना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का पता लगे वहां पर लगाना पड़ता है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक बात पता चली कि ये सेकंड फॉर्म नहीं है, ये थर्ड फॉर्म है। और इसके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से एक चीज आनी चाहिए, मिसिंग है। अब इट के साथ में क्या लगाओगे, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इट के साथ में हैज लगाओगे या हैव लगाओगे, ये कमेंट करके आप बताना। ये आपकी ड्यूटी है। एरर मैंने बता दी, बी वाले पार्ट में है। इस तरीके से तैयार रहना। हाँ, और एक मजे की बात बताऊं, मेरे कुछ मेरे दोस्त, कुछ मेरे बच्चे, आप ना सही बताऊं, अगर मैंने समय के ऊपर मैरिज कर ली होती तो आप जैसे कुछ मेरे बच्चे भी होते, वैसे आप मेरे छोटे भाई हो, या आप, मैं आपको फ्रेंड भी बोल देता। मैं बोलता हूँ कई बारी कि सेशन को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिया करो, बोल दिया करो मेरे भैया हैं, मेरे फ्रेंड हैं, मेरे फिलोसफर हैं, मेरे गाइड हैं। व्हाट इज बैड इन दैट? देयर इज नथिंग बैड इन दिस। इफ यू आर putting this as your WhatsApp status, you can tell them that he is my brother, my friend, my philosopher, my guide. जो मैं पॉइंट बता रहा था ना कि कुछ मेरे दोस्त, कुछ मेरे बच्चे बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं। नाराज नहीं होना है भाई, मैं बहुत कामों में उलझा रहता हूँ यार, सही बताऊं कि बहुत चीजें हैं दैट आई हैव टू मैनेज, मुझे मैनेज करनी होती हैं। अगर कभी भी ऐसा लगे ना कि रिप्लाई, क्योंकि मैं रिप्लाई ऐसे चलते फिरते रिप्लाई करने का मजा नहीं है। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, और वो बात जब तक मुझे पूरा समय नहीं मिले तब तक मजा नहीं आता। तो यहाँ देखो, अपने एक चीज और कर लेना, बुरा मत मानना। और एक चीज जो है, अपने इंस्टाग्राम आईडी पे जुड़ जाओ फटाफट। कोई भी बात होती है वहां लिख दिया करो, अपन कोई दिक्कत नहीं, एक समय निकाल के आराम से बातचीत करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से पढ़ना, स्टडी जो होती है वो किसके साथ होनी चाहिए? पूरा पूरा फोकस के साथ। आधे से ज्यादा क्वेश्चन, मैं रियलिटी बता रहा हूं, बहुत से ना चीजें जो हैं आज आपको रियलिटी बता रहा हूं। आधे से ज्यादा क्वेश्चन तार्किकता पर बेस होते हैं। जिसकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी है, उसका एग्जाम नहीं आने के बावजूद भी क्रैक हो सकता है, अगर उसने तार्किक क्षमता का पूरा उपयोग कर लिया, तर्क का पूरा उपयोग कर लिया। कहां पर किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कला है। इट्स एन आर्ट। इन वन ऑफ माई सेशंस आई हैव डिस्कस्ड द आर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन, बात करने की कला, तार्किकता की कला। जिसके पास तार्किकता की कला है, उसको कोई नहीं रोक सकता। जिसके पास ये चीजें हैं, एनालिटिकल स्किल्स हैं, उसको एग्जाम में नहीं भी आता होगा ना, वो उस क्वेश्चन का भी आंसर करके आ सकता है मेरे दोस्त, सिर्फ एनालिटिकल स्किल्स के बेस के ऊपर। मैं सही बता रहा हूं। चलो भाई, ध्यान से पढ़ना, अपनी एनालिटिकल स्किल्स का पूरा प्रयोग करना। अभी $10,000, $10,000 बी आ रहा है, इज द प्राइज मनी। प्राइज मनी है बीइंग ऑफर्ड, बीइंग ऑफर्ड, ये ध्यान रखना, बाय द गेम शो होस्ट। जो गेम शो के होस्ट है ना, उनके द्वारा 10,000 रुपए की प्राइज मनी ऑफर की जा रही है। ऐसा बोलने में आ रहा है कि जो गेम शो के जो होस्ट हैं, उनके द्वारा 10,000 रुपए की, 10,000 की नहीं, $10,000 की। ठीक है, 10,000 तो अपन यहाँ इंडिया के हिसाब से पहुंच गए, चलो। तो यहाँ देखो, $10,000 की प्राइज मनी जो है बीइंग ऑफर्ड बाय द गेम शो होस्ट। जो गेम शो के होस्ट है,
वो बोला कि उनके द्वारा $10,000 की प्राइज मनी। तो ये $10,000 यहाँ पे हमारे पास में आ गया। और उस दिन बात की थी मैंने कि जब हमारे पास टाइम को बताने वाले, जब हमारे पास डिस्टेंस को बताने वाले, या फिर अपने वेट को बताने वाले, वजन को बताने वाले ऐसे वर्ड्स होते हैं और उनके साथ में 1 2 3 4 5 6 लगाए, ये 1 2 3 4 5 6 होते हैं एडजेक्टिव्स। ठीक है, कार्डिनल एडजेक्टिव्स बोलते हैं इनको। आपको इसमें नहीं जाना कि कार्डिनल है कि ऑर्डिनल है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप समझो भाई, जहां पे 1 2 3 4 ऐसा लिखा है, बस ये रूल बना लो, डायरी में नोट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह लिखा है, उसके बाद में टाइम की बात हो, डिस्टेंस की बात हो, वेट की बात हो, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पैसे की बात हो, अपने को ये नोट करना है मेरे दोस्त कि इनके साथ में चाहे प्लूरल आ रहा हो, ये एक यूनिट के रूप में काम करता है। तो $10,000 जो है एक यूनिट के रूप में है, तो ए वाला पार्ट सही है। और डॉलर्स प्लूरल होने के बावजूद भी क्योंकि यूनिट के रूप में काम कर रहा है, तो उसको सिंगुलर हम लोग मानते हैं। इससे पहले वाला सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, 20 क्वेश्चन जाके चेक करना। इज इज हमारे पास में आ गया ना, तो ये भी सही है। अब यहां देखो, बीइंग ऑफर्ड, बीइंग ऑफर्ड, ऑफर्ड हमारे पास में यहां पे कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। और बीइंग लिखा आता है जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो ये यहां पे कोई गलती नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि अगर मैं बोलता हूं दे आर ऑफरिंग, दे आर ऑफरिंग, है ना, जो भी अमाउंट है $10,000 $20,000 कुछ भी अमाउंट मान लो, तो उसका अगर पैसिव बनाने जाओगे तो बड़ा ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने एक्टिव पैसिव वॉइस भी पढ़ी हुई है, वो सेशन जाके चेक करना। वहां सिंपल सी बात की थी, जब जेनरिक सेंटेंस के अंदर, जनरल सेंटेंस के अंदर वर्ब में आईएनजी मिलता है, उसका पैसिव बनाते समय हम लोग आईएनजी का बीइंग बना देते हैं। तो यहाँ पे वही हो रहा है, ये आईएनजी का बीइंग बना हुआ है और पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते ही लगाते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है, बाय द गेम शो होस्ट। अब इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास में किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं है, तो यहां पर आएगा नो एरर। ठीक है, सिंपल सी बात है। हम लोगों ने जब ये पढ़ा, कौन सा, एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो हम लोगों ने सेशन पढ़ा, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि उस सेशन को मैंने नॉर्मली नहीं बताया है, नॉर्मली नहीं बताया है। आई हैवंट एक्सप्लेन नॉर्मली। वाई सो? ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जिस तरीके से वो सेशन आप लोगों को एक्सप्लेन करा है, आपको डिफरेंस पता चलेगा कि एक जनरल स्टेटमेंट और एक पैसिव वॉइस क्यों बनता है। मान लो कोई भी चीज है, कोई भी बात है, हम लोगों ने बोल दी है, कुछ भी हमारे मुंह से निकल गया है, वो एक्टिव है या पैसिव है? एक जनरल स्टेटमेंट क्या है, एक पैसिव वॉइस क्या है, ये अगर जाकर के चेक कर लेना आप लोगों ने, एक्टिव पैसिव वॉइस, वो आपको तार्किकता दे देगी, वो आपको उस बात का नॉलेज, ज्ञान दे देगी कि ये इस तरीके से भी काम करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाले पर आ जाओ। वही बात, पहला पहला काम क्या करना है बताओ? पहला पहला काम क्या करेंगे, कमेंट करके बताओ। पहला पहला काम करना है हमें, एक सब्जेक्ट और वर्ब में ट्यूनिंग है या नहीं, पहले पहले यही चेक करते हैं। तो ए वाले पार्ट में दिया हुआ है नो वन, नो वन यानी कि कोई भी नहीं। जब इस प्रकार से आए ना, नो वन, यहां लिखा है एनी वन, ठीक है, यहां लिखा है एवरी वन, आपको समझना है कि वन के ऊपर फोकस है। तो जब वन की मैं बात करता हूं तो वन मेरे पास में सब्जेक्ट कैसा हुआ? सिंगुलर हुआ। इसके साथ में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी? इस बात को नोट करना पड़ेगा कि वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी फिर क्या आएगी मेरे पास में? सिंगुलर ही तो आएगी। तो यहां जब मैं लिखता हूं नो वन वॉन्ट्स, अब वॉन्ट्स आ रहा है, वॉन्ट्स आए या वॉन्ट आए ये बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहले नो वन और बी पार्ट है वॉन्ट्स टू ड्राइव टू वर्क एनी मोर, काम पर ड्राइव करके कोई नहीं जाना चाहता, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम्स एट रश आवर्स। रश आवर्स पे जो ट्रैफिक जैम होता है
उसकी वजह से कोई भी ड्राइव करके नहीं जाना चाहता। तो आप बताओ फिर ए वाले पार्ट में एरर है, या बी वाले पार्ट में एरर है, या सी वाले पार्ट में एरर है, या फिर नो एरर है। आ, इनमें से किसी पार्ट में एरर है भी, या ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, यहाँ सब के सब करेक्ट ऐसा भी आता है कई बारी। तो यहाँ पे नो एरर लिखा हुआ है, तो नो एरर है या किसी पार्ट में एरर है, ये आप लोगों को बताना है मेरे दोस्त। अब बड़ा सरप्राइजिंग बात है, आप लो 30 सेकंड लो और आप कमेंट करो कि इसमें एरर है या नहीं है। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लगाओ, दिमाग लगाओ, सिंपल सा है। फोर्थ वाले सेंटेंस में एरर है या नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। नो वन वॉन्ट्स टू ड्राइव टू वर्क एनी मोर। और नो वन है तो वॉन्ट्स हमारे पास में बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। और वॉन्ट्स के साथ में क्या आ रहा है, देखो जब भी ये टू लग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू ड्राइव हमारे पास में आ गया। नो वन वॉन्ट्स टू ड्राइव, ये बिल्कुल सही है। टू के साथ जब भी देखो कोई भी वर्ब हो ना और टू लगा हो, तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में लगानी है। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ, वेडनेसडे को आज अभी ये सेशन मेरे ख्याल से कल मॉर्निंग में अपलोड होगा, ट्यूसडे को। वेडनेसडे की इवनिंग को एक सेशन आएगा 5 बजे के आसपास। उसमें आप लोगों ने ऐसी वर्ब्स देखोगे जिनके साथ में हम लोग टू लगा के फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते। वो सेशन 3-4 मिनट का होगा, लेकिन वो सेशन आपका 1 नंबर पक्का करेगा मेरे भाई। वो सेशन को मिस मत करना। ये जो ग्रामर के, मैं आपको ग्रामर का यूनिवर्स बना करके जो सीरीज चला रखी है ना, वो मेरा कोई भी भाई कोई भी दोस्त एग्जाम से पहले मिस ना करे। ये मेरे आपके लिए ऐसे एफर्ट्स हैं जो 1 3 4 मिनट में 1 नंबर पक्का करवाएगा और आपकी स्किल्स को डेवलप कर देगा। इट विल डेवलप योर स्किल्स माय डियर फ्रेंड्स, और आपको वहां ले जाएगा वेयर यू आर डेस्टिन्ड टू रीच, जहां पर आप बने हैं जहां पहुंचने के लिए, वहां आपको ऐसे सेशंस लेके जाएंगे। इस बात को दिमाग में रखना है। चलो भाई आगे देखो। तो ये वाला पार्ट सही है, ये वाला पार्ट सही है, और सही बताऊं तो ये वाला पार्ट भी सही है। बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम्स एट रश आर, ये वाला पार्ट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आर के बारे में बता रहा है तो टाइम के लिए एट का यूज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर समय की बात कर रहा है। क्लियर है भाई सभी को? चौथे वाला। पांचवे की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन मेरे पास में मेरे स्क्रीन पे क्या है? द टीचर आस्क्ड द बॉयज। टीचर ने लड़कों से पूछा, आस्क द बॉयज, ये पहला पार्ट है। द टीचर आस्क द बॉयज। सेकंड पार्ट है इफ दे, यदि वे। तो देखो बॉयज आ रहा है, बॉयज के लिए दे आ रहा है, तो बिल्कुल ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लगेगी छोटी सी। कई बार जैसे यहां तो लिखा हुआ है ना, द टीचर आस्क द बॉयज इफ दे, अगर यहां पे इफ ही लिखा होता फिर, क्योंकि ये कई बार जब जोड़ता है दो सेंटेंसेस को आपस में, तो नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन प्लेस ही नहीं करता है। और जब नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन प्लेस नहीं करता है, तो वो भी एक प्रकार से हमारे पास मेरे दोस्त एरर ही तो बनेगी। तो ये ध्यान रखना कि यहां पे द बॉयज लिखा हुआ है, तो यहां पर दे ही लिखा है, क्योंकि बॉयज हमारे पास में बहुवचन है। ही शी इट नेम वगैरह कुछ ना कर दे, वो भी गड़बड़ कर देगा। ठीक है, फिर आ जाओ, हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। तो देयर दे के लिए आ रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। देखो इस प्रकार से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, कि जो पहला पार्ट मैं यहां लिखता हूं भाई, ये मेरे दोस्त मैं लिखता हूं कि ये वाला जो पार्ट है मेरे भाई, पहला पार्ट, यहां पे सेंटेंस हमारा क्या होता है, बिगिन होता है। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर बड़ी अच्छी चीज होगी कि आपको देखना पड़ेगा कि जो दूसरा पार्ट है वो पहले पार्ट की ही कंटिन्यूटी है, वो पहले पार्ट को ही कंटिन्यू कर रहा है, या फिर यहां पर किसी प्रकार का कनेक्टर, कनेक्टिव, या किसी प्रकार का रिलेटिव प्रोनाउन। इस बात को ध्यान रखना, किसी प्रकार का रिलेटिव प्रोनाउन ऐड तो नहीं कर रहा है,
अगर ये ऐसा करता है, अगर ये ऐसा करता है कि सेंटेंस देने के बाद में क्या कर रहा है, उसी सेंटेंस को कंटिन्यू ना कर करके बीच में कोई कनेक्टर या फिर कोई रिलेटिव प्रोनाउन ऐड करता है, तो तुरंत एक्टिव हो जाना। हो सकता है कि यहां पर जो इसने सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन दिया, नाउन दी हो, उसके अकॉर्डिंग ये यहां पर इस जगह पर नाउन का यूज, सॉरी, यहां जो प्रोनाउन दी हो, यहां क्या दी हो, यहां नाउन दी हो, ठीक है, यहां नाउन दी हो, यहां नाउन देने के बाद में कनेक्टर के बाद में जो प्रोनाउन आ रहे हैं उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहा हो। ये बहुत ही बहुत खास बात है। मैं दोबारा आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो द टीचर आस्क्ड द बॉयज इफ दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। यहां ये कहना चाह रहा है साफ तौर पे कि टीचर ने स्टूडेंट से, अपने लड़कों से पूछा, इफ दे ये भी सही हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, तो देर वाली बात भी सही है, दे भी सही है और वो भी सही है। तो गलती कहां पर है? गलती है मेरे दोस्त यहां पर। यहां तो बात कर रहा है पास्ट में, आस्क्ड, और यहां क्या लगा रहा है, हैव कंप्लीटेड। तो यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पर आना चाहिए हैड कंप्लीटेड, हैड कंप्लीटेड। इस बात को अपन को नोट करके चलना पड़ेगा, ठीक है मेरे साथी, इस बात को अपन को नोट करके चलना पड़ेगा। मैं यहां से आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि स्पॉट द एरर, है ना, ऐसे लिखा है, यहां लिखा है आपके पास में क्या, फाइंड द, फाइंड द एरर, सॉरी द नहीं आएगा, फाइंड द एरर। तो जब भी आपके पास में लिखा है स्पॉट द एरर या फाइंड द एरर, बड़े अलर्ट हो जाना। अलर्ट होकर के आपको तीन चार बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहला काम ये करना, कभी भी सब्जेक्ट लिखा आता है, पहला पहला काम ये चेक करो, सब्जेक्ट चेक करते ही तुरंत जो काम करो वो ये चेक करो कि जो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दी हुई है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। पहला काम ये चेक करना है। एरर ढूंढते समय पहला काम ये चेक करो, चार सेंटेंस को क्विकली रीड करो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, एरर ऐसे दी आएगी ना, ये फर्स्ट पार्ट है मेरे पास में, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। पहले पार्ट को जैसे ही पढ़ा, आपको यहां मिलेगा एक सब्जेक्ट। ये चेक करते ही आप तुरंत दोनों तीनों चारों पढ़ लो और देखो भाई दूसरे में हेल्पिंग वर्ब वर्ब दी हुई है, हो सकता है दूसरे में ना दे करके तीसरे में दी हुई हो, तो वो चेक करो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का अलाइनमेंट है या नहीं है। पहला पहला काम एरर ढूंढते समय यही करना है। ये कर लिया। इसके लिए मैंने आपको छोटे छोटे ग्रामर यूनिवर्स के सेशन बना के रखे हुए, सब्जेक्ट वर्ब के, PYQ भी किए हुए, MCQ भी किए हैं, जाके चेक करना। तो सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल है या नहीं है, पहला पहला काम यही चेक कर लेना। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी कार्य को करने वाला कर्ता। तो चेक क्या करना पड़ेगा, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इस कर्ता के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अब ये कर्ता दो प्रकार से होता है, इस बात को ध्यान रखना। काम को करने वाला या फिर सेंटेंस का सब्जेक्ट दो प्रकार से होगा, या तो ये बिगिन कर लेगा नाउन से और या बिगिन करेगा प्रोनाउन से, ठीक है। शुरू किससे करेगा? या तो नाउन से शुरू करेगा या प्रोनाउन से शुरू करेगा। अब अगर ये शुरू करता है किससे? नाउन से। किससे शुरू करता है? नाउन से। आप एक बात ध्यान रख लेना कि नाउन की जगह पर आने वाले वर्ड्स को ही प्रोनाउंस बोलते हैं। दैट वी ऑल नो एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। मैंने पहले ही इसके बारे में चर्चा कर ली है। अब ध्यान क्या रखना है, जैसे ही नाउन पढ़ लिया आपने, आपको पता लग गया ये नाउन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तुरंत जो सेकंड काम करोगे, पहला काम तो क्या,
कि नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। लेट्स से मैं यहां पे लिखता हूं क्या, यहां पर टीचर्स, क्या लिखा, टीचर्स। अब टीचर्स लिखने के बाद में मेरे दिमाग में पहली बात ये आनी चाहिए कि टीचर मेरे पास में, टीचर्स जो मेरे पास में है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये प्लूरल है, ये बहुवचन है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मैं काम करूंगा वो मैं ये चेक करूंगा कि वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है वो इसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। इस बात को मैं चेक करने वाला हूं। क्लियर है सभी को मेरे भाई? और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात मैं क्या चेक करने वाला हूं, जब इतना मैंने काम पता लगा लिया ना और मुझे आइडिया हो चुका है कि वर्ब या हेल्पिंग वर्ब तो इसके अकॉर्डिंग है या फिर नहीं भी हो सकती। नहीं है तो आपको एरर मिल गई है, फिर ज्यादा माथा मारना मत। अगर नहीं मिलती है, इन केस नहीं मिलती है, और इन केस आपके पास में डिफिकल्ट सेंटेंस आता है, अ सेंटेंस इज वेरी डिफिकल्ट, द सेंटेंस दैट इज गिवन इन द एग्जामिनेशन इज अ वेरी डिफिकल्ट वन, उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। टेक्निकली अब आपको देखना पड़ेगा कि इस नाउन के प्लेस पर हमें क्या दिए होंगे, प्रोनाउंस। अब आपको देखना है कि ये जो प्रोनाउन दिया हुआ है वो नाउन के अकॉर्डिंग भी है या नहीं है। जैसे मैं यहां बोलता हूं टीचर्स, फिर लिखता हूं हु, और फिर मैं यहां लिखता हूं वर्क्स। ऐसा ही आएगा एग्जाम के अंदर, बता रहा हूं मैं। टीचर्स हु वर्क्स। अब टीचर्स क्या हुआ, टीचर्स क्लियरली आइडेंटिफाइड है कि ये एक प्लूरल सब्जेक्ट मेरे पास था। फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने एक रिलेटिव प्रोनाउन उठाया। ये हु जो है ना, ये प्रोनाउन का पार्ट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इन्होंने एक रिलेटिव प्रोनाउन उठाया और रिलेटिव प्रोनाउन का संबंध उससे पहले आने वाली नाउन के साथ में होता है। यहां इन्होंने लिख दिया वर्क्स। आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में डालने के लिए यहां लिखा वर्क्स, वर्क्स लिखा, वर्क नहीं लिखा। यहां पर इजमर भी दे सकता था, क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं देगा, क्योंकि आप हेल्पिंग वर्ब को बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जामिनर को पता है कि बहुत सारे बच्चे बहुत स्पीड से पढ़ते हैं और वो वर्ब के ऊपर इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। टीचर्स जो हमारे पास में है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। वर्क्स जो हमारे पास में है ये सिंगुलर के लिए वर्ब आती है। अगर प्लूरल के लिए आएगी तो हमारे पास में आनी चाहिए वर्क। टीचर्स हु वर्क इन दिस स्कूल, टीचर्स हु टीच, टीचर्स हु बिहेव वेल, टीचर्स हु बिहेव्स नहीं, टीचर्स हु टीचेस नहीं, टीचर्स हु वर्क्स नहीं। रिलेटिव प्रोनाउन बहुत खतरनाक चीज है, बहुत डेंजरस चीज है। एक सब्जेक्ट के बाद में तुरंत क्या फाइंड आउट करने जाना है, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, क्या मेरे सेंटेंस की बिगिनिंग नाउन से हो रही है। अगर मेरे सेंटेंस की बिगिनिंग नाउन से हो रही है तो उसके प्रोनाउन सही भी हैं क्या, आगे जाकर के ये आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको प्रोनाउन के पूरे पार्ट्स पढ़ाऊंगा, उससे पहले आपको एक ही काम करना है कि प्रोनाउन का जो एक सेशन बना हुआ जाके चेक करो, और नाउन का तो मैंने ऑलरेडी पूरा का पूरा डिटेल ओरिएंटेड सेशन बना रखा है, जाके गो थ्रू करो। दीज सेशंस आर गोइंग टू बी गेम चेंजर्स। ये सेशंस जो है ना गेम चेंजर्स होने वाले हैं। मैं आज बता रहा हूँ, कुछ लोगों को 2 साल बाद पता लगेगा, कुछ को 4 साल बाद पता लगेगा है। तो ये चीज, ऐसी चीजें ना मिलती बड़ी मुश्किल से, पकड़ लिया करो। प्रोनाउन की जहां तक मेरे दिमाग में बात आती है, जब मैं बात करता हूँ तो एक कंप्लीट 8 या 9 प्रकार के प्रोनाउन हैं, उनकी हम डिटेल में बात करेंगे। एक बार के लिए आप इस पैटर्न को फॉलो करो जब भी आप एरर फाइंड आउट करने के लिए जाओ। ग्रामर के जो चंक्स बने हुए हैं, जिसको हमने एक सीरीज चला रखी है ग्रामर यूनिवर्स करके, एक बार जाके उस सीरीज को चेक करो।
फिर मैं नेक्स्ट सेशन में जब भी समय मिलेगा आपको सेकंड मेथड बताऊंगा कि किस तरीके से हमें फिर आगे एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए और अपनी तैयारी करके रखनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ज्यादा गर्मी में बाहर भी जाना है, आज तक ठंड लग गई तो फिर बाहर कैसे जाएंगे। ठीक है, आगे देखो। नीदर द प्रिंसिपल, ये पहला पार्ट है, नीदर द प्रिंसिपल। दूसरा पार्ट है नोर द टीचर्स। क्या लिखा हुआ है? हाँ, नीदर द प्रिंसिपल नोर द टीचर्स। ये पहला पार्ट हो गया, नोर द टीचर्स दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट है वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन, और चौथा पार्ट है नो एरर। ध्यान से रीड करो और पता लगाओ कौन से वाले पार्ट में एरर है। नीदर द प्रिंसिपल नोर द टीचर्स, जब मैं नीदर द प्रिंसिपल की वाली पार्ट की बात करता हूं, आपको पता लग रहा है यहां पे नीदर आ रहा है। नीदर दो तरीके से काम करेगा, एक प्रोनाउन के रूप में जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वो एक सेशन जाके चेक करना, आप ग्रामर यूनिवर्स के सेशन में बना हुआ है। दूसरा काम करेगा ये कंजक्शन के रूप में। कंजक्शन के रूप में नीदर के साथ में नोर लगा होगा, ईदर के साथ में और लगा होगा, नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो लिखा होगा, बोथ के साथ में एंड लिखा होगा। ये इस प्रकार से सेशन काम करते हैं। जैसे नो सूनर के साथ में, नो सूनर के साथ में देन लिखा होगा, और स्केर्सली के साथ में व्हेन, और हार्डली के साथ में व्हेन लिखा होगा। ये कोरिलेटिव कंजक्शन भी आपकी एक प्रकार से मान लो कि आपके सामने आ गई। इससे पहले हमने कंजक्शन का पहला जो पार्ट था वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, वो पढ़ा है, जाके चेक कर लेना। दूसरे उसके पार्ट्स अभी आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात हमारे पास में नहीं है। नीदर के साथ में नोर आए, ये बात ध्यान है। ईदर के साथ में और आए, ये बात भी आपको बता दी। नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो आएगा, इसको भी चेक करना। बोथ के साथ में एंड आना ही चाहिए, ये भी नोट करना। हार्डली के साथ में व्हेन आए, इस बात को ध्यान रखना। स्केर्सली के साथ में व्हेन आए, और नो सूनर के साथ में देन आए, ये फिक्स्ड चलते हैं साथ में। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात इनके साथ में रहेगी, इनके साथ में आने वाली वर्ब की अगर मैं बात करता हूं, या हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करता हूं, जो इनके साथ में चिपका हुआ, कहने का मतलब यह है जो इनके साथ में, जैसे नीदर के बाद में क्या आता है, नोर आता है, तो नोर के बाद में एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो जो नोर के बाद में सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब अपन को लगानी पड़ेगी। लेट्स से यहां लिखा है नीदर द प्रिंसिपल नोर द टीचर्स, इस वाले पार्ट को आप भूल जाओ। ये वर्ब के सबसे पास में क्या है, टीचर्स है, तो चिपका हुआ, जस्ट सटा हुआ क्या है हमारे पास में, टीचर्स है, और टीचर्स हमारे पास में बहुवचन है, इसलिए यहां पे वॉज गलत हो जाएगा, यहां पर आएगा वर। नीदर द प्रिंसिपल नोर द टीचर्स वर प्रेजेंट एट द फंक्शन, इस बात को नोट करना, बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, ऐसे ही एग्जाम में आएगा। एक तो ये ध्यान रखना कि इनके साथ में आने वाला पार्ट सेम ही हो, नीदर के साथ में नोर हो, ईदर के साथ में और हो, नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो हो, बोथ के साथ में एंड हो, इस प्रकार से ही चलना चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ों को भी नोट करना है। आगे बढ़ते, लिखा है स्केर्सली हैड ही एंटर्ड द रूम, तो स्केर्सली आ गया, पहले ही पढ़ा। एंटर द रूम सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट है व्हेन ही वॉज ग्रीटेड बाय अपलोज, अपलोज क्या होता है, तालियां बजाना, तारीफ करना। व्हेन आ रहा है
तो एक बात तो क्लियर है, स्केर्सली के साथ में व्हेन आता है, ये बात क्लियर है। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि इनके साथ में इसी प्रकार से पैटर्न चलता है, इसको गलत मत मानना। हैड ही चलेगा पहले, फिर सब्जेक्ट आता है, यही इनका पैटर्न होता है। नो सुनर का, हार्डली का, हार्डली और व्हेन था ना, हार्डली व्हेन, स्केर्सली व्हेन और नो सुनर देन, ये इनका जो पैटर्न होता है वो पहले सब जस्ट हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आता है, ये इस बात को नोट कर लेना। तो ये बिल्कुल सही है। और एंटर्ड द रूम, ये बात बिल्कुल भी सही है। और व्हेन भी आ रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों पार्ट ही सही हैं। और ये वाला पार्ट है भी पास्ट में, वो वाला भी पास्ट में है, तो कमी निकालने के चांसेस नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर क्या आएगा, नो एरर आएगा। इस सेंटेंस में कोई भी कमी नहीं है। एक कमी जो जनरली देखने को मिलती है, बहुत सारे नाम नहीं लेता मैं, खैर नाम लेने से काम खराब हो जाएगा। एंटर्ड के साथ में कभी भी इन प्रिपोजिशन का यूज ना करना, ना ही इनटू प्रिपोजिशन का यूज करना। इस बात को नोट कर लेना, एग्जाम में कई बार लिखा होता है एंटर्ड इन और एंटर्ड इनटू, एंड देयर आर सो मेनी स्पोकन टीचर्स आल्सो, दे टेल यू कि आप बोलो कि एंटर इन, तो ऐसा नहीं करना है। मैंने पहले भी बताया कि फॉर्मल इंग्लिश इज अ डिफरेंट थिंग एंड इनफॉर्मल इंग्लिश ऑल टुगेदर इज अ डिफरेंट थिंग। तो हमें इनटू नहीं लगाना है एंटर के साथ में, इस बात पे बड़ा ही फोकस होना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यूज आर स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर ऑन सोशल मीडिया। पहला पार्ट है द न्यूज, दूसरा पार्ट है आर स्प्रेडिंग लाइक। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, और इज एम आर के साथ में वर्ब में आईएनजी आ रहा है। थर्ड पार्ट देखते हैं, वाइल्ड फायर ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे वाइल्ड फायर की तरह। और चौथा पार्ट है नो एरर। ध्यान देने वाली बात यह है, यहां लिखा हुआ द न्यूज, न्यूज सिंगुलर के रूप में काम करता है, प्लूरल के रूप में काम नहीं करता। जैसे मीडिया वर्ड था, मैंने मीडिया के लिए आपको बताया, मीडिया ये प्लूरल होता है, सिंगुलर एक्चुअल में ये होता है। ठीक है, एक फेनामेना के लिए बताया, फेनामेनन उसके लिए बताया। तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूज सिंगुलर के रूप में काम करता है, यहाँ पे इज आएगा, इज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर ऑन सोशल मीडिया। बाकी इसी वाले पार्ट में एरर है, बाकी ऐसी कुछ दिक्कत इसके अंदर नहीं है। तो पहला काम अगर अपन कर लेते हैं ना, सब्जेक्ट और वर्ब की ट्यूनिंग बिठाने वाला काम अगर हम लोग कर लेते हैं, तो हमारा काफी सारा काम यहाँ से निकल जाता है। तो यही बात अपन को ध्यान में रखनी है, और कुछ भी नहीं। फिर देखो, डिस्पाइट ऑफ हैवी रेन द मैच वॉज नॉट कैंसिल्ड और नो एरर। ये बोल रहा डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ क्या होता है, के बावजूद। हैवी रेन, बहुत ज्यादा बरसात के बाद भी, द मैच वॉज नॉट कैंसिल्ड, मैच कैंसिल नहीं हुआ। तो कौन से वाले पार्ट में एरर है, मैच कैंसिल नहीं हुआ, तो वॉज नॉट कैंसिल आ रहा है, ये भी ठीक है। पहला जो पहला पार्ट है डिस्पाइट, इस वाले पार्ट में एरर है, क्योंकि डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता है। ऑफ हमारे पास में डिस्पाइट के साथ लगाए तो समझ लेना गलत है, ये प्रीपोजिशन का यूज सही नहीं है। यूज प्रीपोजिशन ऑफ का होता है किसके साथ में, इंस्पाइट के साथ में होता है। दोनों का मीनिंग होता है के बावजूद। तो डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं लगता है, इंस्पाइट के साथ में ऑफ लगता है, यही इस वाले पार्ट की एरर है। आगे बढ़े। अभी ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मैं रीड कर देता हूं आपके लिए। पहला पार्ट है ही डिड नॉट न्यू, बी पार्ट है हाउ टू ऑपरेट, कैसे ऑपरेट करना है, सी पार्ट है द न्यू सॉफ्टवेयर, और फोर्थ पार्ट है नो एरर। तो या तो पहले पार्ट में एरर आए, ही डिड नॉट न्यू, दूसरा पार्ट है हाउ टू ऑपरेट, या तो इसमें एरर होगी, या फिर सी पार्ट है द न्यू सॉफ्टवेयर, या फोर्थ वाला है नो एरर।
तो अपने को फाइंड आउट करना है कि एरर एक्चुअल में कौन से पार्ट में है। क्या पहले पार्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि इस पार्ट में एरर है या नहीं है। ये आपने बताना है, ठीक है। देखो, ये लास्ट में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं अपन। जैसे हमारे पास में आया था नो सूनर, और नो सूनर के साथ में मैंने आपको बोला कि आपको क्या लगाना पड़ता है, देन लगाना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही एक वर्ड हमारे पास में आता है स्केर्सली, और स्केर्सली के साथ में आता है व्हेन। फिर एक वर्ड हमारे पास में आता है हार्डली, और हार्डली के साथ में आता है क्या, व्हेन। अब इनका थोड़ा सा मतलब समझना, और पॉइंट जो मुद्दे की बात है वो हम लोग समझेंगे। ये वैसे हैं क्या, ये वैसे ये है को रिलेटिव कंजंक्शंस। क्या होती हैं ये, को रिलेटिव कंजंक्शंस के रूप में ये काम करती हैं। जिसको कंजंक्शन के बारे में नहीं पता, मैंने एक ना सेशन में बताया हुआ है, एक पहले सेशन बनाया हुआ है जिसमें हम लोगों ने कंजंक्शन की बात करी है कि कंजंक्शन एक प्रकार से आप ये मानो कि ये दो, अगर आप किसी सिटी में जाते हैं तो एक सिटी से एक ट्रेन चलती है, फिर दूसरी सिटी से वो उसको ज्वाइन करती है। वहाँ टर्मिनल्स बने होते हैं, जंक्शंस जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे मद्रास जंक्शन हो गया, कोलकाता जंक्शन हो गया, है ना। तो ट्रेन्स को आपस में जोड़ते हैं जंक्शंस। वैसे ही कंजंक्शंस क्या करती हैं, कंजंक्शंस करती हैं, ये भी जोड़ने का काम करती हैं। ये वर्ड्स को जोड़ती हैं, फ्रेजेस को जोड़ती हैं, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ती हैं। ये जोड़ने का काम करती है। अब हमारे लिए, अगर आप राजस्थान के रहने वाले हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, राजस्थान में भी एक जंक्शन नाम से जगह आती है, वो कौन सी जगह है, उसका नाम आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हमारे लिए पॉइंट यहाँ समझने वाला ये है कि जैसे मैं बोलता हूँ नो सूनर, नो सूनर का मतलब होता है जितना जल्दी मैं पहुंचा नहीं, या जितना जल्दी मैंने कोई काम किया नहीं, तभी कुछ ना कुछ हो गया। ये आया हमारे पास में स्केर्सली। स्केर्सली होता कि बहुत मुश्किल से मैं कुछ करने लगा, मैं जाने लगा, मैं आने लगा, कुछ भी एक्टिविटी मैंने शुरू की, तभी कुछ ना कुछ हो गया। और हार्डली भी वैसे ही काम करता है कि मैंने बड़ा मुश्किल से कुछ शुरू किया था, तब कुछ ना कुछ हो गया। तो एक बात साफ है कि इसमें दो एक्शन आएंगे। कितने एक्शन आएंगे, एक्शन यानी कि वर्ब कितनी आएंगी, दो आएगी। दूसरी जो मैं आपको बड़ी ही खास बात इनके बारे में बताने वाला था, वो खास बात ये कि अगर मैं नो सूनर की बात करता हूं, मैं स्केर्सली की बात करता हूं, मैं हार्डली की बात करता हूं, आप इनके साथ में नोट नहीं लगा सकते। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये नेगेटिव मीनिंग खुद के अंदर ही लेकर के चलते हैं। आप इनके साथ में नोट नहीं लगाएंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर एग्जाम में ये आ जाए तो उसका पैटर्न आपको पता होगा, होना जरूरी है कि ये एग्जाम में इनका पैटर्न कैसे आएगा, फिर उसका आइडिया हमें होना जरूरी है। इनका पैटर्न जो फिर एग्जाम में बनता है वो ये बनेगा कि पहला जो वर्ड है, मान लो मैं यहां पहला वर्ड लिखता हूं हार्डली, और दूसरा मैंने यहां लिखा, दूसरा वर्ड है व्हेन। एक बात तो मुझे साफ हुई कि हार्डली के साथ में जो दूसरा वर्ड है वो व्हेन ही आए। नो सूनर है उसके साथ में देन है, स्केर्सली है उसके साथ में भी व्हेन ही आए। दूसरी बात समझना, इसका पैटर्न, इसका पैटर्न होता है इन वर्ड्स के जस्ट बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब पहले चाहिए होती है और सब्जेक्ट बाद में आता है।
इस बात को नोट करना, कोरिलेटिव कंजंक्शन में ये 3 कंजंक्शन ऐसी है जिन पे अपन को फोकस करना है। यहां पे हार्डली मैं बोलता हूं कि बड़ा मुश्किल से मैं वहां पहुंचा, या बड़ा मुश्किल से मैं रूम में एंटर किया, तब बरसात होने लगी। ठीक है, या बड़ा मुश्किल से मैं घूमने निकला तो बरसात होने लगी। तो मैं बोलता हूं हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम, हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम। तो पहला पार्ट तो ऐसे बनेगा, अब देख रहे हो यहां पहले क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, और यही इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम, यही इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरी बात, कंजंक्शन मैच हो रही है ना, यहाँ पे व्हेन लिखा है, अगर यहाँ पे देन लिखा आएगा मेरे दोस्त तब भी ये गलत हो जाएगा, इस बात को भी नोट करना है। अब उस वाले पार्ट में क्या होगा, उस वाले पार्ट में व्हेन इट स्टार्टेड क्या होने लगी थी, रेन, यानी कि बरसात। तो मैं बड़ी मुश्किल से पहुंचा और तभी बरसात होने लगी। हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम इट स्टार्टेड रेनिंग। तो व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, इस प्रकार से आपको करना है। दो बातें क्लियर करो, एक तो दोनों पार्ट ही पास्ट में होंगे, दूसरी बात इस प्रकार से सेंटेंस की बिगिनिंग करनी है कि पहले हमें क्या मिलेगा, पहले हमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। इस बात को अपने को नोट करना है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात थी। और हम लोगों ने अभी कोरिलेटिव कंजंक्शन करी नहीं है, वो हम लोग करेंगे। अभी के लिए मैं आपको कुछ वर्ड्स देकर जाता हूं जो आपको, अगर एग्जाम इससे पहले आपका हो जाए तब भी आप ध्यान रखना कि एक तो उन तीनों का पैटर्न आपको पता लग गया होगा भाई कैसे चलना है अपन को तीनों के लिए। और दूसरी बात, अगर इस प्रकार से लिखा आता है नॉट ओनली, तो बड़ा ध्यान रखना कि नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो लिखा ही आए। नॉट ओनली बट लिख दिया तब भी काम नहीं चलेगा, नॉट बट ऑल्सो लिख दिया तो ओनली मिस कर दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। जैसे पहले भी बात करी, दोबारा कर देता हूं, ईदर के साथ में और लगा हुआ ही आए अगर ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है तब, क्योंकि तब ये कंजंक्शन के रूप में काम करता है। अगर ये अकेला आ रहा है और दो सेंटेंस नहीं जोड़ रहा है तो हो सकता है ये प्रोनाउन का काम कर रहा हो। ये बात ध्यान रखना, बड़ी ही खास बात है ये। और उसके बाद में मैं बोलता हूं नीदर, नीदर भी ईदर की तरह ही काम करता है, प्रोनाउन का भी काम करता है और कंजंक्शन का भी काम करता है। कंजंक्शन का काम करेगा तो दो सेंटेंसेस को आपस में, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ेगा। फिर क्या आता है हमारे पास में, बोथ एंड। तो ये सब जो वर्ड्स हैं ध्यान रखना, सब कंजंक्शन में इसी प्रकार से ये चलनी चाहिए, इनके साथ इसी प्रकार से लगाना चाहिए। और इससे पहले हमने आज बात करी ली कि इनमें सब्जेक्ट कौन से वाला काउंट होता है, जो बाद में लिखा आएगा ना, जस्ट चिपका हुआ, इस वाले पार्ट, सेकंड वाले पार्ट के साथ में जो भी सब्जेक्ट चिपका हुआ आएगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है। हो सकता है यहाँ पे बहुवचन लिखा हो तो फिर आपको बहुवचन ही हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, आप पहले वाले पार्ट में फिर फोकस नहीं करेंगे, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है। और यहां से एक बता रहा था मैं कि बहुत सारी मिस्टेक इसी पार्ट में होती है। क्या लिखा आता है, ऑल्दो लिखा आता है और ऑल्दो के साथ में हम लोग येट लगा देते हैं। कभी ऐसा मत करना, ग्रामेटिकली सही नहीं है। एंड आई एम टेलिंग यू दैट मैनी पीपल यूज दिस बट यू डोंट नीड टू यूज दिस। आपको ऐसा यूजेस नहीं करने हैं, आपको यूजेस का पता होना चाहिए। मैंने पहले भी बोला कि एनालिटिकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ऑल्दो के साथ में कभी भी येट मत लगाना, इस बात को नोट करना। तो आज इसी बात के साथ में इस वाले सेशन को एंड करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक सभी को श्री राधे, मेहनत करते रहो। और नए दोस्त हो तो चैनल को फटाफट ज्वाइन करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए श्री राधे।